स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर करने जा रहे हैं, लेबॉर्ट्री असेसमेंट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस। लेबॉर्ट्री असेसमेंट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन के परफॉर्म करने में। ह्यूमन परफॉर्मेंस कहाँ होती है और कौन लोग करते हैं? ऑब्वियसली ह्यूमन परफॉर्मेंस आपके एथलीट्स होते हैं, आपके प्लेयर्स होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं। कहाँ कर रहे होते हैं? किसी भी गेम के अंदर, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिफ़ोर गोइंग टू एनी टूर्नामेंट आपने सुना होगा कि प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हुआ है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके फिजियोथेरेपिस्ट या जो टीम मैनेजमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, कुछ उनको टाइम ड्यूरेशन दी है 4 to 6 वीक्स, और असेसमेंट करने के बाद उनको कहा है कि आप जो है इन चीज़ों पे अपना वर्कआउट करें और उसके बाद आपकी रीअसेसमेंट होगी, और उसके बाद अगर आप फिट हुए और इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो फिर आपको क्या होगा, मैनेजमेंट जो है वो चांस देगी टीम के अंदर प्ले करने के लिए। तो दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन परफॉर्मेंस और लेबॉर्ट्री असेसमेंट कहलाएगी। ठीक है ना, जो भी टेस्ट से पहले होगी लेबॉर्ट्री असेसमेंट कहलाएगी। लेबॉर्ट्री असेसमेंट के बाद जो ड्रॉबैक्स थे या जो सजेशन थी वो दी, और उसको प्लेयर्स ने पूरा का पूरा रिलीजियसली ओबे किया, और उसके बाद उसने क्या दी, अपनी परफॉर्मेंस दी। तो लेबॉर्ट्री असेसमेंट जो है वो किस लिए हेल्प कर रही होती है? किसी भी एथलीट, किसी भी प्लेयर के परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा प्लेयर्स जो है इसके थ्रू क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। आप लोग जब ये चैप्टर ये जो पार्ट्स स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी बुक खोलें। मैं भी आपकी बुक ओपन करने के बाद आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आपके साथ पीपीटी शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे इसकी पीपीटी मिली नहीं। दूसरी बात है, इसका क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, प्लेयर का डेटा जो है ना वो टीम मैनेजमेंट के पास आ जाता है, और उसके पास प्रॉपर होता है कि इसको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई टूर्नामेंट हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, अब कुछ प्लेयर्स के अंदर वीकनेस होगी, हो सकता है किसी का हैमस्ट्रिंग वीक हो, कोई साइकोलॉजिकल एल हो, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो, किसी के लिए वो इन्वायरमेंटल सूटेबल ना हो, किसी के साथ कोई ट्रेजिक इवेंट हुआ हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी बेस पे वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी असेसमेंट है, उसका डेटा आपकी जो टीम मैनेजमेंट होती है अपने पास रखती है। ठीक है, अब क्या हुआ, उस प्लेयर की वो ड्रॉबैक्स ठीक हो गए, जो एक्सरसाइज उसे बताई गई कि भाई आपके हैंड्स और कॉर्ड्स वीक है जिसकी वजह से आपकी रनिंग इफेक्ट हो सकती है, आप इस पर काम करें, आप रनिंग नहीं कर सकते, आप कैच नहीं कर सकते, ये वो सारी चीज़ें। और उस प्लेयर ने उस पर काम किया, और काम करने के बाद वो गया और उसने परफॉर्म किया। अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का इवेंट हो गया, अब 6 से 8 महीने बाद फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का इवेंट है, तो टीम मैनेजमेंट के पास क्या होगा, डेटा होगा। किस चीज़ का? जो कि लेबॉर्ट्री असेसमेंट थी कि इस प्लेयर्स की कॉर्ड्स और हैंड्स वीकनेस रिपोर्ट हुई हुई है प्रीवियस असेसमेंट के अंदर। तो क्या होगा, वो जो टीम एक्सपर्ट है वो उस चीज़ को पहले असेस कर रहे होंगे। ठीक है, फिर दूसरे उसको क्या कर रहे होंगे, असेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन अगर ये प्रॉब्लम निकल रही होती है तो फिर टीम मैनेजमेंट क्या करती है, फिर प्रोलॉन्ग सोच रही होती है कि भाई इस प्लेयर का ये तो मसला ही नहीं हल हो रहा, तो इट्स मीन फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसका फ्यूचर ही बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है अगर कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चल रहा हो। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको हम जानते हैं, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर के साथ हमेशा क्या होता था, हैमस्ट्रिंग टेंडनाइटिस होता था। ठीक है, हैमस्ट्रिंग का मसला शुएब अख्तर के साथ शुरू से चलता है। हर दफ़ा जब जब लेबॉर्ट्री असेसमेंट होती थी किसी भी टूर्नामेंट से पहले, तो एक ही प्रॉब्लम, रिपीटेड इंजरीज, रिपीटेड जो है ना, फिर क्या हो रहा होता था, सर्जरीज हो रही होती थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर क्या टीम मैनेजमेंट कर रही होती है, द प्लेयर इज़ नॉट फिट टू प्ले एनी गेम। तो फिर क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी सही नहीं आ रही होती है, रिपीटेडली इशू। तो फिर क्या होता है, उस प्लेयर को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया जाता है टीम से। तो ये सारी की सारी आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो टेस्टेड शुड बी रेलिवेंट टू द स्पोर्ट, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। टेस्ट जो होते हैं जो परफॉर्म कर रहे हो वो वैलिड और रिलायबल हो, और टोटली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो। ठीक है, और रिपीटेड, जिस तरह से मैंने आपको बताया इंटरवल के बाद ये क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद। और जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बहुत केयरफुली और कंट्रोल तरीके से किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट पैनल। ये चीज़ आपने याद रखनी है। द टेस्ट शुड बी इंटरप्टेड टू द कोच एंड एथलीट। उसके जो रिजल्ट होते हैं वो कोच और एथलीट ही को पता होते हैं
ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के सामने डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, कोच उसके अंदर यूजुअली ज़्यादातर इन्वॉल्व हो रहा होता है। नेक्स्ट आपकी जो आउटलाइन है वो है डायरेक्ट टेस्टिंग ऑफ मैक्सिमम एरोबिक पावर। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, किसी भी प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहली चीज़ है एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे प्लेयर खेल रहा है। फॉर एग्जांपल प्लेयर, जैसे आपने सुना होगा ब्रिटिश टीम जब पाकिस्तान आती है तो उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट या पिच नहीं होती, क्योंकि यहाँ का ह्यूमिड और हॉट एनवायरनमेंट है, वहाँ का कोल्ड, तो लोग वहाँ पे खेलने के यूज़ टू होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम है वो हर जगह यूज़ टू हो जाती है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर ये कि जो प्लेयर है उसके साथ कोई इस तरह का मिसहैप तो नहीं हुआ, जैसे कि कोई फैमिली लॉस हो गया या वो किसी टेंशन में साइकोलॉजिकली जो है वो डिप्रेस हो, ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, रिपीटेड इंजरीज़ हो रही है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमी। पेशेंट फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इशू आ रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है एनर्जी आउटपुट। पेशेंट के अंदर लेवल ऑफ एनर्जी बहुत कम है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही। एनर्जी आउटपुट या तो एरोबिक एनर्जी आउटपुट डिक्रीज़ हो गई या एनएरोबिक, तो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो टॉपिक वो है डायरेक्ट टेस्टिंग ऑफ मैक्सिमल एरोबिक पावर। डायरेक्ट टेस्टिंग आपने करनी है किस चीज़ को चेक करने के लिए, मैक्सिमम एरोबिक पावर, कि किसी भी प्लेयर की मैक्सिमम एरोबिक पावर क्या है, तो उसकी डायरेक्ट टेस्टिंग है। और वो किसके थ्रू हो सकती है, VO2 max के थ्रू, जो कि बेस्ट प्रिडिक्टिंग जो है वो टूल है। ठीक है, अगर आपने VO2 max लेवल चेक कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने एरोबिक पावर का टेस्ट कर लिया। ठीक है, और VO2 max पावर जो टेस्ट की जाती है वो एंड्योरेंस वगैरह को चेक करने के लिए हेल्प कर रही होती है। दूसरा ये होता है जो टेस्ट हो रहा है उस स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्टिंग। ये जो सारी की सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं वो स्पेसिफिक किसके लिए होते हैं, एथलीट स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट टूर्नामेंट प्लेयर्स, हॉकी बॉल प्लेयर्स। ठीक है, क्योंकि आम बंदे ने तो जाके टीम में नहीं उतरना ना। VO2 max से ये अंदाज़ा होगा कि 10 घंटे सुबह से लेकर रात तक जो है वो मैच हो रहा है और प्लेयर्स जो है वो पिच पे खड़े हुए थकते रहिए। वरना क्या होता है, प्लेयर का अगर V2 max ना हो तो वो क्या 1 घंटे बाद ही फटीक होना स्टार्ट हो जाए। एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जब जो एक्सपर्ट पैनल है वो टेस्टिंग कर रही होती है तो उनका क्या टारगेट होता है, उनके प्रोटोकॉल क्या होता है। उनका एक प्रोटोकॉल तो ये होता है कि शुड यूज़ लार्जर मसल ग्रुप, जिस तरह से मैंने आपको बताया कॉर्ड्स हो गए, हैम्स हो गए, आपके गैस्ट्रोक्नीमियस हो गए, आपके जो कोर मसल्स है उसको चेक करें। दूसरा, ऑप्टिमल टेस्ट लेंथ जो है वो 10 से 12 मिनट हो। 3 से 5 मिनट पहले वे जो आपके जो प्लेयर है उसको वार्म अप कराया जाए। उसके बाद मैक्सिमम ही उसको जो है वो टारगेट दिया जाए कि आपने जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपने ये हमें एक्टिविटीज़ करके दिखानी है। ठीक है, 1 to 4 मिनट्स का उसको टाइम दिया जाए कि आपने 1 मिनट से 4 मिनट में, फॉर एग्जांपल आपने 100 पुशअप्स करके दिखाने, आपने ये करके दिखाना है। ठीक है, जब तक कि आपका डिज़ायर्ड जो है आप जो देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 100 पुशअप्स आप करवा रहे हैं, जब तक आप 100, अगर वो प्लेयर 100 पुशअप्स कर लेता है विदाउट बीइंग फटीग और विदाउट स्टॉपिंग देयर हिमसेल्फ, तो इट्स मीन पेशेंट इज़ फिट। बट अगर नहीं कर पाता 10 और 20 के बाद ही फटीग हो जाता है, इट्स मीन देयर इज़ सम प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्राइटेरिया VO2 max के लिए, प्लेट्यू इन VO2 max विथ इंक्रीजिंग वर्क रेट। हम सबको पता है वर्क रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है VO2 max उसका प्लेट्यू डेवलप होगा। ठीक है, ब्लड लैक्टेट कंसनट्रेशन ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगी 8 मिलीमोल्स, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो इंक्रीज़ हो जाएगा 1.1। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग V2 max, हाई रेट रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, तो उसके अंदर क्या होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ब्लड लैक्टेट कंसनट्रेशन जो है VO2 max जब आप कर रहे हो 8 तकरीबन जो है वो मोर देन 8 मिलीमोल्स रहनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो मोर देन 1.15 रहना चाहिए, और हार्ट रेट जो है वो तकरीबन 10 बीट्स पर मिनट के हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपने देखनी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ें मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है
ठीक है। देख रहे होते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट टू प्रेडिक्ट एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम देख रहे होते हैं, लैक्टेट थ्रेशोल्ड देख रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जो भी क्लाइंट होता है उसको एक्सपर्ट्स कह रहे होते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले आपने वार्म अप करना है। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है ना वो दे दी गई है प्लेयर को। फॉर एग्जांपल अगर उसने जो है वो प्लैंक्स करने 40 करने, 50 करने या 200 प्लैंक्स करने, या उसने जो है पुशअप्स करने, ठीक है, तो जब वो कर रहा होगा नियर अबाउट फॉर एग्जांपल 200 पुशअप सजेस्ट कर दिए, जब वो 190 के करीब होगा तो फिर क्या कर रहे होंगे वो लोग, लैक्टेट का लेवल देख रहे होंगे ब्लड के अंदर कि पेशेंट फटीक कितनी जल्दी हो रहा है, या ये पेशेंट के अंदर एंड्योरेंस डेवलप हो गई या डायरेक्टली फटीक हो गया, तो ये चीज़ चेक कर रहे होंगे। क्रिटिकल पावर चेक कर रहे होंगे कि किस स्पीड के साथ वो जो है वो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है अगर 200 प्लैंक्स दिए तो 100 तो बहुत आसानी से कर लिए, और उसके बाद जो 150 करने में उसे प्रॉब्लम आई और 160 पे वो फटीक हो गया, तो उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, क्रिटिकल पावर चेक कर रहे होते हैं और पीक रनिंग वेलोसिटी देख रहे होते हैं, किस स्पीड के साथ जो है ना वो मेंटेन रखता आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बॉलिंग करनी है, और फिर उसके अंदर वो क्या देख रहे होते हैं एक्सपर्ट कि वो कितनी देर तक इसको मेंटेन रख पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसने एक बॉल तो 150 की स्पीड से कर दी है, बाकी सारी की सारी बॉल जो है वो 80 या 90 की स्पीड से कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, लैक्टेट का थ्रेशोल्ड, क्रिटिकल पावर और पीक रनिंग वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के अंदर वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड देख रहे होते हैं कि थ्रेशोल्ड पे तो जाके प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने कितनी देर वार्म अप करना है, कितनी देर क्या करना है, रनिंग करवा के चेक कर रहे होते हैं। सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज ट्रायल देख रहे होते हैं, दे रहे होते हैं क्लाइंट को, देख रहे होते हैं कि वो जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है या एग्जॉस्ट नहीं हो रहा और अपना टाइम पूरा कर रहा है। रनिंग देख रहे होते हैं, ठीक है, कि कितनी स्पीड के साथ वो प्रॉपरली रनिंग कर पा रहा है। ज़्यादातर जो है ना वो पीक रनिंग वेलोसिटी देख रहे होते हैं प्लेयर्स की। नेक्स्ट जो आपका जो है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एनारोबिक पावर। इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट ATP कर रहे होते हैं, जंपिंग पावर टेस्ट, रनिंग पावर टेस्ट, अमेरिकन फुटबॉल सीरीज़ ऑफ 40 आवर्स डैशेस विद ब्रीफ रिकवरी बिटवीन सॉकर्स, इंटरमीडिएट शटल्स टेस्ट। ठीक है, तो छोटे छोटे से टेस्ट जैसे कि रनिंग्स हो गई, जंपिंग हो गई, आपने इस तरह से यहाँ तक रनिंग करना है, आपने देखा होगा 100 मीटर आपने करना है, फिर 300 मीटर करना है, फिर 600 मीटर करना है, तो छोटे छोटे टास्क दिए जा रहे होते हैं। जंपिंग पावर टेस्ट दिए जा रहे होते हैं कि जंपिंग एक ही वेलोसिटी से या फर्स्ट 10 जंप बिल्कुल ठीक है और उसके बाद लो हो गए, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। साइकिलिंग पावर टेस्ट देख रहे होते हैं 10 सेकेंड के होल्ड के साथ। टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर में और क्या क्या देख रहे होते हैं, साइकिलिंग टेस्ट हो रहा होता है, विंगेट टेस्ट हो रहा होता है। विंगेट टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट है पैडल एज रैपिडली एज पॉसिबल फॉर 30 सेकेंड अगेंस्ट प्रीडोमिनेंट लोड डाला जाता है और देखा जाता है कि क्या वो 30 सेकेंड तक इसको रेजिस्ट करने के बाद भी पैडलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर क्या हो जाती है, पीक पावर आ जाती है ATP की, जो चेक कर रहे होते हैं कि किस परसेंटेज के साथ पीक पावर आ रही है, क्या वो कम हो रही है, चाहे वो इंक्रीज़ हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस कितनी अर्ली हो रही है, किस तरीके से हो रही है। रनिंग टेस्ट हो रहा होता है, मैक्सिमम रूज 200 800 मीटर, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली फुटबॉलर्स के लिए अलग टेस्ट होंगे, क्रिकेटर्स के लिए बिल्कुल ही अलग टेस्ट होंगे, ठीक है, और इसके अलावा हॉकी प्लेयर्स के लिए बिल्कुल ही अलग टेस्ट होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ एनारोबिक पावर। आपने सिर्फ बताना है कि हाउ टू डिटरमाइन एनारोबिक पावर, कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एवेल्यूएशन ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। एंड में जाके जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं तो आखिर में जाके देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेयर ने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए तो आखिर के अंदर उसको सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट से गुजरना होता है, जो कि क्या होता है, एवेल्यूएशन ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिसके अंदर क्या देख रहे होते हैं, लार्जर मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं, कितने फोर्स जो है वो जनरेट कर रहा होता है मसल पावर, ठीक है, मसल या ग्रुप ऑफ मसल। आइसोमेट्रिक मेजरमेंट्स हो रही होती हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ मसल यूजिंग टेंसोमीटर्स, ये ऐप टूल्स वगैरह होते हैं, उनको पुश करना पड़ता है, ठीक है, उनके ऊपर पावर लगानी पड़ती है और उसके बाद चेक किया जा रहा होता है कि कितनी मसल के अंदर स्ट्रेंथ है। वेट उठाया जाता है, डंबल या बारबल, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ कहा जाता है कि आपने जो है ना इसको इतनी देर तक जो है ना वो करना है, 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg को, तो फ्री वेट टेस्टिंग हो रही होती है।
वेट लिफ्ट हो रहा होता है, हैंड ग्रिप डायनोमीट्री के थ्रू ग्रिपिंग देख ली जा रही होती है, आइसोकाइनेटिक मेजरमेंट्स हो रही होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस दी जा रही होती है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, और फिर देखा जा रहा होता है कि कितना मेंटेन रख पा रहा है प्लेयर। वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर वो रेंज ऑफ मोशन की हेल्प दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं। आपने लेबॉर्ट्री असेसमेंट परफॉर्मेंस के कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं आपको बताया। स्ट्रेंथ होते हैं, एनर्जी आउटपुट, एरोबिक, एनारोबिक, जिसमें देख रही हूँ साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंट, आपने ये याद रखते हैं। इसका क्या बेनिफिट्स होता है ये आपको पता है। डायरेक्ट टेस्टिंग ऑफ मैक्सिमल मैक्सिमम एरोबिक पावर के अंदर आप क्या देख रहे होते हो, V2 मैक्स देख रहे होते हो, स्पेसिफिक टेस्ट कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है आपको बताया कि 10 to 20 मिनट्स वाला, वो आपने देखना है। क्राइटेरिया VO2 मैक्स का क्या है, ब्लड लैक्टेट देख रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी रेशो किस हिसाब से देख रहे होते हैं, मोर देन 1.5, हार्ट रेट देख रहे होते हैं। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। डिटर्मिनेशन आपने फिर वो देखना है, लेबॉर्ट्री टेस्ट टू प्रिडिक्ट एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के अंदर हम लैक्टेट का थ्रेशोल्ड देख रहे होते हैं, क्रिटिकल पावर देख रहे होते हैं, पीक रनिंग वेलोसिटी किस तरीके से देख रहे होते हैं। आप अपनी बुक को स्टडी करें, मैंने आप लोगों को वर्बली बता दी है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखना है। वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड देख रहे होते हैं, क्रिटिकल पावर को मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। रनिंग वेलोसिटी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम एनारोबिक पावर। इसके अंदर क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर टेस्टिंग हो रही होती है, जंपिंग, रनिंग, सॉकर, साइकिलिंग वगैरह किस तरीके से देख रहे होते हैं, कौन से टेस्ट करा रहे होते हैं, मैंने अभी आपको नेम्स बताएं। इस पर हम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस देख रहे होते हैं, साइकिलिंग, विंगेट टेस्ट करवा रहे होते हैं, मैक्सिमम रनिंग टेस्ट करवा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट करवा रहे होते हैं। ये चीज़ें याद रखनी। और आखिर में क्या करवा रहे होते हैं, हाउ विल यू इवेल्युएट मस्कुलर स्ट्रेंथ रो। आपने मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करनी है आइसोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू, फ्री वेट टेस्टिंग के थ्रू, आइसोकाइनेटिक मेजरमेंट के थ्रू, वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइसेस के थ्रू। हम इसमें हैंड ग्रिपिंग डायनोमीटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, टेंसियोमीटर टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने याद रखनी है। थैंक यू क्लास। ये चैप्टर भी आज हमारा ख़त्म हो गया है।